हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्णवाल एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी 7:15 का समय बीत चुका है और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी पेड क्लास चल रही है और अभी कुछ देर पहले हमने हिस्ट्री ऑप्शनल कक्षा के अंतर्गत वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है उसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट किया और वो टॉपिक था अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में आपने हो सकता है कि डेप्थ में जाकर पढ़ा ना हो या फिर कभी सुना भी नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हमारे देश के संविधान की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने किसी न किसी रूप में अमेरिका के संविधान से लिया है। हालांकि हमने विश्व के अन्य देशों के संविधान से भी बहुत सारी बातें ग्रहण की और ऐसे लगभग 50 देश होंगे जिससे हमने किसी न किसी रूप में उस देश के संवैधानिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को किसी न किसी रूप में अपनाया। लेकिन अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका का जो संविधान है, उस संविधान से हमने बहुत सारी बातें ली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एक प्रकार से समझ जाइए कि हमने अपने देश में संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया। लेकिन संसदीय शासन की व्यवस्था अपनाते हुए भी हमारे देश के संसद पर संविधान जो है वो क्या करता है, एक प्रकार का प्रतिबंध लगाता है, एक प्रकार का कंट्रोल रखता है, एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और रिस्ट्रिक्शन कार्य करने की नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस इस बात की है कि संविधान के अगेंस्ट में जाकर कोई कार्य आप ना करें। आपको संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत जितने भी काम करने हैं, जिस तरह के भी काम करने हैं आप करिए, लेकिन संविधान से इतर जाकर अगर आप कोई काम करते हो तो हमारे देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय आपके उस कार्य को असंवैधानिक बताकर उसे खारिज भी कर सकती है, उसे असंवैधानिक बतलाकर उसे जो है नेस्त नाबूद कर सकती है। तो हमारे देश में जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स की बात करिए, फंडामेंटल राइट्स भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से हम इतना प्रभावित है कि वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को पर्सनल कह सकते हैं कि वहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट माना गया। और हमारे हिंदुस्तान के संविधान निर्माताओं ने भी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा ली और मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को राइट टू प्रॉपर्टी का जो है वो क्या है कि दर्जा दिया गया और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाकर उसे भी भाग 3 में शामिल कर दिया गया। हालांकि बाद में जाकर 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये सब मैं बतलाने का जो कारण है वो कारण ये है कि आप इस बात को महसूस कर सकें कि जो अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो विश्व के इतिहास को प्रभावित किया, भारत के इतिहास को प्रभावित किया। और आप ये समझ जाइए कि विश्व में जो फर्स्ट सेक्युलर नेशन अमेरिका जो है वो माना जाता है। अमेरिका का संविधान दुनिया का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। अमेरिका ने संघ या फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को उसने मतलब बहुत हद तक उसको बेहतर तरीके से लागू किया। 1748 ईस्वी में फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने जिस सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करी थी, जिस कह सकते हैं कि शक्ति के पृथक्करण की बात करी थी, अमेरिका में उसे बहुत हद तक लागू करने की कोशिश हुई। तो इस रूप में अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन इसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संघर्ष था वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध किया जाने वाला संघर्ष था। यानी कि अमेरिका में जो लोग थे ना, 1492 ईस्वी में आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, उसी ने तो अमेरिका की खोज की थी ना। तो अमेरिका की जब खोज हुई ना तो दुनिया भर के जो विशेषकर जो यूरोपीय देश थे उन सारे यूरोपीय देश जो है वो सब क्या है कि वहाँ पर जाना प्रारंभ कर दिया। और उस समय वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट था, वाणिज्यवादी क्रांति हुई थी और उस क्रांति के अंतर्गत दुनिया के विभिन्न देशों की ये कोशिश थी, विशेषकर यूरोपीय कंट्रीज़ का जो साम्राज्यवादी देश थे उनकी कोशिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना उपनिवेश बनाकर उसे व्यापार वाणिज्य के माध्यम से वहाँ से सोने और चांदी की भारी मात्रा प्राप्त कर सके।
तो इसीलिए अमेरिका में अपनी अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना को लेकर जो है वो क्या हुआ कि तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन इसमें अमेरिका में इंग्लैंड ने बाजी मारी। हालांकि फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के भी कुछ न कुछ संख्या में लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर बस गए। ठीक है, इंग्लैंड से जो लोग गए वो भी वहाँ पे बस गए। लेकिन इंग्लैंड से जो लोग वहाँ पर गए, उन लोगों की जो कह सकते हैं कि उनकी जो प्रकृति थी, अगर उसके स्वरूप की बात करें, उन लोगों की अगर आप समझें, उसके ताने बाने को समझें, तो वास्तव में वो लोग कौन थे? वो इंग्लैंड से स्वेच्छा से वहाँ पर गए थे, ऐसी बात नहीं थी। वहाँ से भगाए गए थे। बहुत सारे जो प्यूरिटन लोग थे, उनके ऊपर जो जुल्म किया गया, उस जुल्म से बचने के लिए वो लोग भागकर इंग्लैंड गए, अमेरिका गए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारे अपराधी को जब सज़ा होती थी तो सज़ा देकर उसे अमेरिका भेज दिया जाता था। इसी तरह से बहुत सारे जो सरप्लस मजदूर हो गए, उन मजदूरों को वहाँ पर जाके खपा दिया गया। तो ऐसे लोगों के मन में कहीं ना कहीं जो अपने मातृ देश यानी कि इंग्लैंड के प्रति जो है जो प्रेम होना चाहिए, वो उस प्रेम का सर्वथा अभाव होगा। और जब उस पर इंग्लैंड की सरकार ने जब वहाँ पर तरह तरह के नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, विशेषकर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे करेंसी एक्ट हो गया, इसी तरह से जो है क्वार्टरिंग एक्ट हो गया, इसी तरह से शिपिंग एक्ट हो गया, इसी तरह से आप शुगर एक्ट देख लीजिए, इस तरह के बहुत सारे एक्ट लाकर उसने क्या किया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था को उसने एक तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। और जिसकी वजह से क्या होता है कि अमेरिका के जो लोग हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद एक संघर्ष होता है और उस संघर्ष में अमेरिका विजयी होता है और 1776 ईस्वी में अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करता है। ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो क्रांति है ना, वो वास्तव में दो तरह की क्रांति थी। एक क्रांति जो है वो कैसी थी? एक क्रांति जो थी वो वास्तव में कह सकते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ संघर्ष था, उससे आज़ादी की। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट क्रांति थी, अपने स्वतंत्र देश के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना जिससे अमेरिका विश्व के इतिहास में या विश्व के पटल पर वो अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर सके। और उसके बाद वहाँ पे संविधान निर्माण का एक दौर प्रारंभ होता है और कुछ संशोधन के बाद जाकर 1787 एडी में फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है और उसके बाद वहाँ का संविधान भली भांति स्थापित होता है और आज तक वो सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और दुनिया का प्राचीनतम लिखित संविधान है। तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये बातें आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। फिलहाल और सारी जो बातें हैं वो सारी बातें आप बहुत ही अच्छी तरह से जान रहे होंगे और धीरे धीरे खूब मन लगा के पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। बस यही आज के ब्लॉग में बस इतना ही छोटा सा ही संदेश था। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।